नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोग मिक्स क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चल रहे थे जिसके 3 क्लासेस से पहले हो चुके हैं और ये जो सीरीज है वो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई को लेकर है। तो आज जो क्वेश्चन सीरीज में रखे गए हैं शायद वो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित हैं। अभी तक इसमें 3 क्लास हम लोगों ने करे हैं। जिन लोगों ने वो क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लोग प्ले लिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्ले लिस्ट बनी होगी, उसमें जाके सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा बगैर किसी चर्चा के हम लोग देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन से प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। तो पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई, तो आप कोई भी एक इमेजिनरी संख्या मान लें। जैसे मैंने कहा कि संख्या मान लेते हैं, क्या है, संख्या x है। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। चलिए, मैंने कहा मान लिया संख्या क्या है, x है। तो इन्होंने कहा यदि किसी संख्या के आधे, आधा मतलब 1/2, ठीक है, आधे का एक चौथाई, का मतलब गुणा, एक चौथाई मतलब 1/4, कितना है, कह रहा है 25 है। 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो पहले तो हमें वो संख्या निकालनी होगी। अगर हम संख्या निकालें तो x को छोड़कर बाकी संख्याओं का पक्षांतर हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो देखो इनका आपस में गुणा हुआ, 4 दूनी 8 है ना, 8 का 25 में गुणा हुआ, कितना आ गया, 200। तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 200। लेकिन संख्या नहीं पूछी गई है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है उस संख्या का 20% कितना होगा। तो अब आप इस संख्या का 20% निकाल देंगे। 20% मतलब 20/100। इसे आप हल कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, आंसर आ गया आपका 40। यानी कि उस संख्या का 20% कितना होगा, 40 होगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। 40 ऑप्शन में है, आपको दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आज का पहला प्रश्न। चलिए, अपेक्षा है कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि आर एस बराबर आर पी हो। यदि त्रिभुज आर पी क्यू बराबर 55 डिग्री और त्रिभुज पी आर एस बराबर 110 डिग्री हो तो त्रिभुज पी क्यू एस का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू एस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। हमने एक त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर। अब हम पहले ही देख लेते हैं बढ़ाया कैसे गया है। बढ़ाया गया क्यू आर को। ठीक है, तो मैंने इस वाली भुजा को दे दिया नाम क्यू आर और इसे क्या दे दिया, इसे दे दिया पी। अब इन्होंने कहा है कि क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, तो क्यू आर को बढ़ा दो कहाँ तक, एस तक। और कैसे एस तक बढ़ाना है, एस तक ऐसे बढ़ाना है कि आर एस, ठीक है, कि आर एस यानी कि ये जो पॉइंट है ये है एस आपका। ठीक है, ये पॉइंट है आपका एस। ये कह रहे हैं कि आर एस बराबर आर पी हो, यानी कि जो ये वाली भुजा है वो बराबर हो इस वाली भुजा के। ठीक है, आप ये चिन्ह लगा लेंगे, इससे पता लगता रहेगा कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। फिर कह रहा है यदि त्रिभुज आर पी क्यू, देखो जो बीच में लिखा होता है एक्चुअल में जो परसेंटेज वाला मान होता है वो उसी वाले कोण का होता है। तो इसमें कह रहा है आर पी क्यू। तो देखो आर पी क्यू कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे आर, है ना, पी क्यू। तो इसका मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है जो बीच में लिखा हुआ है। ये कितना है, कह रहा है ये है 55 डिग्री। ठीक है, जो बीच में लिखा होता है वही कोण होता है। तो कह रहा है और त्रिभुज आर और त्रिभुज पी आर एस, त्रिभुज पी, त्रिभुज पी आर एस, तो आर बीच में लिखा है यानी कि ये वाला कोण दिया गया है। ये कितना है, ये कह रहा है 110 डिग्री है। ठीक है, 110 डिग्री हो तो त्रिभुज पी क्यू एस क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू, पी क्यू एस क्या होगा, यानी कि ये वाला आपसे पूछा गया है। ये वाला आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको कुछ त्रिभुज के नियम या फिर बोल सकते हैं कि कोण के नियम पता होने चाहिए। नियम क्या होते हैं, देखो जो सीधी रेखा पर बना हुआ कोण होता है वो 180 डिग्री होता है और सीधी रेखा पर बने हुए दो कोणों का योग बताएंगे ये 180 के बराबर होता है। यानी कि अब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये वाला 100 है ना, तो ये वाला कितना होगा, 80।
ठीक, तभी तो 180 हो पाएगा। तो अब आप एक नियम यहीं से निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि देखो अगर ये वाला कोण आपका 110 है तो ये वाला कितना रहा होगा, इन दोनों का योग 180 होगा तो ये कितना रहा होगा 70। ठीक है, हमें कौन सा बताना है, हमें ये बताना है। तो ये देखोगे आप, ये पूरा क्या बना हुआ है, त्रिभुज सॉरी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो दो कोण दिए गए, एक दिया गया 55 और एक दिया गया 70। तो 70 और 55 कितना हो गया, तो 7 5 12 यानी कि 125 हो गया, 125 हो गया। ठीक है, तो फिर बचा कितना, तो ये वाला कोण कितना बचा होगा, तो इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचा हुआ है 5 और ये कितना बचा है भाई, यहाँ बचा हुआ है आपका 7। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, और ये तो 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब इसका मान भी कितना आएगा, तो आप बताएंगे 55 डिग्री आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या रहा, तो आप बताएंगे सी। ठीक है, सी। तो इसमें दो नियम लगे हुए थे, एक नियम क्या लगा हुआ है कि सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का जो योग होता है, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 180 के बराबर होगा। और दूसरा कोण क्या बना है कि दूसरा नियम क्या बना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दो नियमों के सहायता से ये प्रश्न आपका निकाला गया है। ठीक है, अपेक्षा है कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे तीनों अनुपात पूछे गए हैं। देखो इस प्रश्न को करने के कई सारे तरीके हैं, है ना। क्या क्या तरीके हैं तो समझिएगा। अगर हम देखें, दिया गया है a अनुपात b बराबर क्या दिया गया है, दिया गया है 3:5। ठीक है, अगर हम देखें b अनुपात c, तो b अनुपात c बराबर दिया गया है कितना, b अनुपात c बराबर दिया गया है 4:7। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइएगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो एक तो तरीका इसमें यही होता है कि अगर ये वाली दो संख्याएं कॉमन है, कौन कौन सी, देखो a अनुपात b और b अनुपात c में कॉमन कौन है, b है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो a का कंपेयर b से किया गया, फिर b का कंपेयर c से किया गया। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक बार इनका ऐसे सीधा गुणा करें, एक बार इनका ऐसे तिरछा गुणा करें और एक बार इनका सीधा गुणा करें। तो एक बार मैंने सीधा गुणा किया, कितना आ गया 4 3 12। एक बार मैंने तिरछा गुणा किया, कितना आ गया 4 5 20, ये तिरछा गुणा। ठीक है, और एक बार मैंने सीधा गुणा किया, कितना आ गया 35। तो ये हो जाएगा 12:20:35। 12:20:35 किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अनुपात ज्यादा हुए, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात सी, तो कैसे बनेगा। तो इसे करने का एक तरीका और भी होता है, वो क्या होता है, तो आप इसे सीधा ऐसे लिख लेंगे ए अनुपात बी, ठीक है, और बी अनुपात सी। अब देखो ए अनुपात बी क्या दिया गया था, ए अनुपात बी दिया गया था 3:5। ठीक है, और b अनुपात c क्या दिया गया था 4:7। तो b अनुपात c यानी कि 4:7 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जहां पर कोई अंक नहीं है, जैसे ये वाली अंक की जगह खाली है, तो इस वाले अंक को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5। जैसे ये वाले अंक के नीचे जगह खाली है, ठीक है, तो इस वाले अंक को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ लिख देंगे 4, और इन्हीं का आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12:20:35। ठीक है, तो इसमें यह है कि कितनी भी संख्याओं के बीच का अनुपात निकालना हो, हम डायरेक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं इस प्रश्न को बनाने के। समझ में आ गया, हाँ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, कह रहा पी की क्षमता क्यू से 25% कम है, उनके पारिश्रमिक को किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं जो इंडिविजुअल क्षमता पर आधारित होते हैं, और एक होते हैं जिसमें व्यक्ति क्या होता है, बल्क में काम कर रहे होते हैं। तो जब बल्क में काम कर रहे हैं तो वो फार्मूले से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और जहाँ इंडिविजुअल क्षमता दी गई होती है वहां पर क्या होता है, हम लोगों को प्रत्येक पार्टिसिपेंट जो होता है उसकी क्षमता निकालनी होती है। ठीक है, और जो पारिश्रमिक मिलता है वो हमेशा क्षमता के समानुपाती होता है, यानी कि जिसकी क्षमता ज्यादा उसे पैसा मिलेगा ज्यादा, और जिसकी क्षमता कम उसे पैसा मिलेगा कम। तो ऐसे ही हमें इसमें देखना है, कह रहा पी की क्षमता क्यू से 25% कम है। तो दो व्यक्ति हैं, एक है पी और एक है क्यू। ठीक है, कंपेयर कैसे किया गया है, कह रहा पी की क्षमता क्यू से कम है, तो ओरिजिनल कौन है,
Q, यानी कि Q की हम कोई भी क्षमता मान सकते हैं, तो Q की क्षमता हमने कितनी मान ली 100, तो P की क्षमता क्या होगी, इससे 25% कम, तो इससे 25% कम कर दो, 25% कम करोगे कितना आ जाएगा 75, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:4। तो पारिश्रमिक किस अनुपात में मिलेगा, तो आप बताएंगे क्षमता के अनुपात के समानुपाती, क्षमता के अनुपात के समानुपाती, जिसकी क्षमता ज्यादा उसका पैसा ज्यादा, जिसकी क्षमता कम उसका पैसा कम, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलेगा, आप बताएंगे 3:4 के अनुपात में मिलेगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है, बी वाला हो गया इसका राइट आंसर। चलिए, आप इसे फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 114 से विभाजित किया जाता है तो शेष 14 बचती है या बचता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष संख्या क्या होगी। तो एक बात समझिएगा, ठीक है, एक बात क्या समझिएगा, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे हमें 2 बार भाग देना, एक बार हमें भाग देना था किससे, कह रहा जब किसी संख्या को 14 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, सॉरी 114 से भाग दिया जाता है तो शेष बचता है 14। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, दोबारा किससे विभाजित किया जा रहा है, 19 से। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, जो ये संख्याएं होती हैं जिनसे भाग दिया जा रहा है 2 बार, यानी कि जो भाजक हैं, ठीक है। देखो जो आपका भाग का नियम होता है उसमें मतलब एक संख्या भाजक होती है, एक भाज्य होती है, एक भागफल होती है और एक शेषफल होती है। तो यहाँ जो भाजक है, जिससे पहले भाग दिया जा रहा है, जिससे बाद में भाग दिया जा रहा है, ये दोनों क्या हों, एक दूसरे के मल्टीपल और फैक्टर हों। जैसे जो 114 है वो 19 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और अगर इसके मल्टीपल से भाग जा रहा है किसी संख्या में तो इसका मतलब 19 से भी भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो 114 है उसका एक फैक्टर है कितना, 19। तो अगर कोई संख्या किसी संख्या के मल्टीपल से विभाजित है तो वह अपने फैक्टर से भी विभाजित होगी। कैसे समझिएगा, अगर कोई संख्या, समझिएगा आप थोड़ा सा इतना केवल समझ लीजिएगा, अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है, जैसे मैंने 8 से विभाजित एक संख्या ले ली, 16 ही ले ली, ठीक है, तो इसके जितने भी फैक्टर हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप बताएंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होंगे और एक 8 स्वयं होगा। तो आप बताएंगे ये 2 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। बस फर्क क्या होगा कि 16 8 से विभाजित है कितनी बार, 2 बार, लेकिन 2 से कितनी बार विभाजित होगी, 8 बार। 4 से कितनी बार विभाजित होगी, 4 बार, लेकिन विभाजित तो होगी पूरी पूरी, ठीक है, पूरी पूरी विभाजित तो होगी। कुछ बात समझ में आया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई संख्या जैसे कोई संख्या जो 2 से विभाजित है वह 8 से भी विभाजित हो, यानी कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के फैक्टर से विभाजित हो तो जरूरी नहीं है वह उसके मल्टीपल से भी विभाजित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कोई संख्या 2 से विभाजित हो वो 8 से भी विभाजित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई संख्या 4 से विभाजित हो, है ना, वो 8 से भी विभाजित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो संख्या 8 से विभाजित होगी वह 4 और 2 से अनिवार्य रूप से विभाजित होगी, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि जो संख्या पहले जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है और बाद में उसी के किसी फैक्टर से भाग दिया जा रहा है तो भागफल बदल जाएगा लेकिन विभाजित जरूर होगी। तो जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या को 114 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 बचता है, जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो एक बात समझ लीजिएगा, शेषफल क्या बचेगा, तो आप ये देख लीजिएगा, क्या 19 जो है वो 114 का फैक्टर है, क्या 114 19 से कटेगा, आप बताएंगे हाँ, कितनी बार में, तो 19 छिक्का 114 यानी कि 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि जब इससे भाग दिया जा चुका था तो बचा कितना था, 14। अब हमें जो शेषफल है केवल उसी में भाग देना है। तो अगर हम शेषफल 14 है और इसमें 19 से भाग दें तो क्या भाग जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो शेषफल क्या बचेगा, 14 ही बचेगा। इसका मतलब 114 से भाग देने पर अगर 14 शेषफल बचता है तो इसका मतलब 19 से भाग देने पर भी शेषफल क्या बचेगा, 14 ही बचेगा, ठीक है। इसे सिंपल संख्याओं में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या, ठीक है, इसे हम सिंपल संख्या में ऐसे समझ सकते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर कोई संख्या 114 से विभाजित है, 114 से विभाजित है तो मिनिमम वह संख्या कितनी है। तो उसने कहा 114 से विभाजित करने पर उसमें 19 शेष बचा था। तो मैंने कहा मान लेते हैं कि 114 से कम एक बार भाग गया होगा प्लस 19 शेष बचा होगा, तो संख्या कितनी रही होगी, तो संख्या कितनी रही होगी, तो संख्या रही होगी 119 प्लस 14, ठीक है, संख्या क्या रही होगी
119 प्लस 14। अब अगर हम इसमें भाग देते हैं कितने से, 14 से, किससे भाग देने के लिए कह रहा सर, सॉरी कह रहा है कि अगर हम इस संख्या में भाग देते हैं कितने से, 19 से, तो देखो जब हम 19 से भाग देंगे तो 19 से ये तो कट ही जाएगा कितनी बार में, आप बताएंगे, ये कट जाएगा 6 बार में। यहाँ तो क्या बचा है, रिमाइंडर 0, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, फिर क्या लिखा है 19, फिर क्या लिखा है 19। अगर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच जाता, जो बचेगा नहीं, तो हम इसमें प्लस करते, अगर बीच में गुणा लगा होता तो गुणा करते, उसके बाद अगर उसका योग या गुणनफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा है तो हम भाग एक बार और देते, और अगर बड़ा नहीं है तो वही शेषफल है जो इनका योग या गुणनफल आता है। तो देखो इनका योग कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। शेषफल कितना बचता है, 14 बचता है। कितने से भाग देने पर, कह रहा 114 से भाग देने पर, कोई बात नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कह रहा 114 में भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 14 बचता है। तो संख्या रही होगी 114 प्लस 14। कह रहा है इसी संख्या को अगर 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो 19 से देखोगे ये संख्या विभाजित है 6 बार में, प्लस यहाँ पर कितना शेष बचा हुआ है, 14। तो अगर इसका योगफल 19 से बड़ा होता तो हम 19 से भाग देने के बाद बताते कितना शेषफल बचेगा, और अगर बड़ा नहीं है तो वही संख्या शेषफल होगी जो बच जाती है। तो शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा 14। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिएगा क्या बता रहा है। आपसे कह रहा है कि कविता, रविता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो वर्तमान आयु का अनुपात है 4:7:9 है। ठीक है, कह रहा 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। अगर 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था तो आज कितना होगा, आज कितना होगा, तो आप बताएंगे। देखो 3 व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति का तीन व्यक्ति का 8 वर्ष पहले आयु का योग 56 वर्ष था, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 वर्ष बाद तीनों की आयु 8-8 साल बढ़ जाएगी, यानी कि 24 साल बढ़ जाएगी। और 8 साल पहले कितना था, 56, तो अब कितना रहा होगा, इसे जोड़ लो, कितना आ गया, 80। तो इसका मतलब इनकी जो आयु का योग है वो टोटल कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए वर्तमान में, क्योंकि ये जो 56 दिया है ये 8 साल पहले का है। अब 8 साल तीनों लोग बढ़ेंगे, 8 8 8 तो कितना हो गया, 24, 56 में जोड़ दिया तो टोटल योग कितना हो गया, टोटल योग हो गया 80। तो ये योग जो है इनके अनुपातों के योग के बराबर होना चाहिए। इसे आप जोड़ लीजिएगा तो 7 और 4 11 और 9 20 बराबर कितने के रहेंगे, बराबर रहेंगे 80 के। तो एक बराबर कितने के रहा, 4 के। तो इसका मतलब पहले वाले की आयु कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 4 चौकू 16। दूसरे वाले की आयु कितनी आ गई, 7 चौकू 28। तीसरे वाले की आयु कितनी आ गई, 9 चौकू 36। तो वर्तमान आयु उनकी कितनी होगी, 16, 28 और 36 होगी। तो 16, 28 और 36 ऑप्शन में है किसी में, आप बताएंगे बिल्कुल पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया, ये बात समझ में आई कि ये 56 80 कैसे बन गया। जो 56 है वो 8 साल पहले का योग है, और वो 8 साल पहले का योग है, और लोग हैं 3, तो 8-8 साल तीनों लोग बढ़ेंगे, टोटल योग कितना बढ़ जाएगा, 24 साल। तो 56 प्लस 24 कितना हो जाएगा, वर्तमान योग 80 साल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। ठीक है, आपको क्या हो, विभाज्यता के नियम पता हो, तो कौन सी संख्या होगी जो 12 से विभाज्य होगी। तो देखो अगर कोई भाज्य संख्या है, अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके डायरेक्ट नियम होते हैं। अगर कोई भाज्य संख्या है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके दो ऐसे फैक्टर निकालने पड़ते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके दो ऐसे फैक्टर निकालने पड़ते हैं जिनका मासा 1 हो। जैसे आप 12 का फैक्टर निकालेंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 का जो मासा होगा, मासा वो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 2 होगा। मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करें, विभाजित कर दें। तो देखो 6 और 2 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आप बताएंगे 2 होगी। तो इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। फिर इसका दूसरा फैक्टर क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है 3 चौकू 12। और अगर हम इनका मासा निकालें, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें विभाजित करे, तो 2 तो
इनका इनका मासा क्या होगा, तो आप बताएंगे एक। एक वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करेगी। ठीक है, तो जितनी भी भाज्य संख्याएं होंगी उनके हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका मासा एक हो, और फिर ऐसे फैक्टरों से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वह संख्या पूरी संख्या से भी विभाजित होगी। तो इसका मतलब कोई संख्या 12 से विभाजित कब होगी, जब वह 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप बताएंगे अंतिम दो अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखो अंतिम दो अंक सब में 12 है, सब में 12 है, तो इसका मतलब 4 से तो सभी विभाजित हैं, लेकिन हमें क्या बताना है 12 से। तो इसका मतलब हमें देखना है कि वो 3 से भी विभाजित हो। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग देखो, जहां जहां 3 हो जाता है या 3 का कोई मल्टीपल उसे हटा दो। जैसे ये देखोगे ये हो गया 3, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। दो और 4 6 हो गया, एक बच गया, यानी कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ये देखेंगे 3 और 2 और 4 6, यानी कि ये भी विभाजित नहीं होगी। इसको चेक करते हैं तो ये कैसे बनेगा भाई, तो आप बताएंगे ये बन जा रहा है एक, तो ये 3 कट गया, एक ये 3 कट गया, 4 4 8 हो गया, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। हम इसे चेक कर लेते हैं, तो देखो 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, और 4 और 2 6 हो गया, और 3 तो 3 कट ही गया, यानी कि सही संख्या क्या बनी, सही संख्या बनेगी। यानी कि डी वह संख्या है जो 12 से विभाज्य है। क्यों 12 से विभाज्य है, क्योंकि ये 4 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या हो, हम लोग क्या करेंगे उसके दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनका मासा एक हो, और यदि ऐसे फैक्टर की विभाज्यता के नियम पर कोई संख्या खरी उतरती है ना, तो वह संख्या दी गई संख्या से भी विभाजित होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका, तो अगला प्रश्न है शीला सामान्य गति से एक निश्चित दूरी 3/14 पर चलती है और सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लेती है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस प्रश्न को पढ़ के आपको लगेगा कि इसमें टाइपिंग एरर है, मुझे भी लगा था, लेकिन टाइपिंग एरर नहीं है। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही लिखा गया परीक्षा में। आपको ये समझना पड़ेगा कि शीला अगर अपने सामान्य गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, कह रहा है ये सामान्य गति नहीं, कह जितनी इसकी सामान्य गति है उसके 13/14 चाल से चलती है, तो उसे सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लग जाता है। तो कह रहा है यदि वह अपने सामान्य चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। तो ऐसे में जब कोई संख्या इस तरीके से लिखी होती है 13/14, कितना लिखा हुआ है 13/14, तो इसमें ये बताओ उसकी सामान्य चाल कौन सी है, 13 है या 14 है। तो आप बताएंगे जो नीचे लिखा होता है वही हमेशा ओरिजिनल होता है, यानी कि उसकी जो सामान्य चाल है वो है, मान लेते हैं 14 यूनिट, है ना, पर किलोमीटर। लेकिन वह चल कैसे रही है, वह चल रही है 13 यूनिट, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, जो चालों का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जो समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो आप बताएंगे ये जो दिया गया है ये है चालों का अनुपात, ये क्या है, ये है चालों का अनुपात, चालों का अनुपात। ठीक है, अगर ये चालों का अनुपात है तो फिर ऐसे में समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो गया समय का अनुपात, समय का अनुपात, समय का अनुपात चालों के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो अगर वह अपने सामान्य चाल से चलती, यानी कि वह कैसे चलती 14, हम ये किलोमीटर ही मान लेते हैं, 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती तो उसे 13 मिनट लगे होते हैं। लेकिन वह 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसे 14 मिनट लग जाते हैं, जो कि सामान्य समय से कितना ज्यादा है, आप बताएंगे 1 यूनिट ज्यादा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना ज्यादा है, कह रहा है 8 मिनट ज्यादा है, इन्हीं का तो अंतर दिया गया था, तो ये 8 मिनट ज्यादा है। कहता अगर वह अपने सामान्य चाल से चलती तो उसे कितना समय लगता, तो सामान्य चाल से चलती तो कितना समय लगता, तो आप बताते 13 यूनिट। अगर 1 यूनिट बराबर है 8 के, तो 13 किसके बराबर होगा, तो 13 अट्ठे 104, यानी कि 104 मिनट उसे लगे होते यदि वह अपने सामान्य चाल से चली होती तो क्या 104 ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपेक्षा है कि ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है आपका। तो अगला प्रश्न थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कोई तरीका है इसे नीचे लाने का, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ, आप लोग इसे समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि
1100 रुपए की राशि ऋण के रूप में ली गई है। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी ये आपको बताना है। एक आदमी ने धन उधार लिया है। कितना धन उधार लिया है? तो कह रहा है एक आदमी ने 11,000 रुपए का धन उधार लिया है, ठीक है, और भुगतान कैसे करना है? 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? और किस्तें कैसे हैं? कह रहा समान है, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, देखो, ऐसे प्रश्न हमेशा वार्षिक ब्याज की दर के आधार पर निकलते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि वार्षिक ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 20%। तो 20% का आप फ्रैक्शन बना लोगे। फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 फ्रैक्शन होता है इसका, 1/5। ये फ्रैक्शन कैसे निकलता है? तो आप बताएंगे जितनी भी परसेंटेज संख्याएं होती हैं, जब उनके बाद से परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, और जब हम इसी को सरल करते हैं तो सरल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा वास्तविक नाम मान को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत मान को रिप्रेजेंट करती है, और इनके जोड़ने घटाने से हमें परिणाम मिलता है। जैसे अगर हम ये मान लें कि उधार दी गई धनराशि कितनी है? उधार दी गई धनराशि 5 है, तो 1 साल बाद हमें कितना वापस करना होगा? तो आप बताएंगे 1 साल बाद हमें वापस करना होगा 1 रुपए का ब्याज लगने के बाद, यानी कि कितना? 6। लेकिन अगर ये 2 वर्ष बाद उधार करी गई, 2 वर्ष बाद वापस करी गई होती तो आप बताएंगे 1 साल पहले 5 से 6 हुआ होता, ठीक है, 5 से 6 हुआ था, और 2 साल बाद फिर 1 साल बाद 5 से 6 हुआ होता। तो 2 साल बाद एक्चुअल में मूलधन कितना होना चाहिए था? 25, और वापस जो धन दिया गया था वो कितना होना चाहिए था? 36। तो आप बताएंगे अगर 2 साल बाद एक ही किस्त में लौटाता तो 25 का हमें वापस करना पड़ता 36। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हमें वापस कैसे करना है? बराबर किस्तों में करना है, बराबर 2 समान किस्तों में करना है। तो यहाँ पर एक किस्त बनी है 6 की और एक किस्त बनी है 36 की, तो इन्हीं को आपको कर लेना है बराबर। मैंने कहा अगर हम इसे भी 36 बना लें तो इसमें मुझे गुणा करना पड़ेगा 6 का, लेकिन अगर 5 लिया था 36 वापस करेंगे तो ब्याज की दर गड़बड़ा जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इधर भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये बात समझिएगा, इसका मतलब हमने पहले साल धन कितना रखा होगा? तो आप बताएंगे 30। हमने वापस कितना किया है? अगर 1 साल के बाद करना होता तो 36। दूसरे साल हम अगर देखें तो हमारा पैसा कितना रहा होगा? 25, और हमने वापस कितना किया होगा? 36। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कुल पैसा जो हमने उधार लिया वो कितना है? 30 और 25 यानी कि 55 है, जो हम वापस कर रहे हैं कैसे? 36 की 2 समान किस्तों में वापस कर रहे हैं। कब वापस कर रहे हैं? जब हमने 55 रुपया उधार लिया होता तब। लेकिन हमने 55 तो उधार लिया नहीं, हमने उधार कितना लिया है? हमने लिया उधार 11,000, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि जो 55 है वो बराबर है किसके? 11,000 के, तो एक बराबर कितने का होगा? 55 का आप 11,000 में भाग दे दो, तो 55 दूनी 110, यानी कि ये कट गया 20 बार में, ठीक है। तो फिर 36 बराबर कितने के होगा? तो 36 में आप गुणा कर दीजिएगा कितने का? 20 का। 36 दूनी 72, यानी कि 720 रुपए के, ठीक है। यानी कि एक किस्त जो बनेगी वो कितने की बनेगी? 720 रुपए की बनेगी। क्या 720 ऑप्शन में है? आप बताएंगे बिल्कुल 720 ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 720, ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा, मैं और आपको एक बात इधर से समझा देता हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो किस्तों वाले अगर प्रश्न होंगे, जैसे मैंने कहा ब्याज की दर अगर आपकी 20% है, 20% का मतलब हो गया 1/5। तो अगर पहले साल होगा 5 से 6, तो दूसरे साल क्या होगा? तो आप बताएंगे दूसरे साल इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना? 36। ऐसे ही अगर इधर देखेंगे तो तीसरे साल क्या होगा? तो आप बताएंगे इसका क्यूब हो जाएगा कितना? 125, और इधर भी क्या होगा? 6 का क्यूब हो जाएगा, कितना होता है? 216। ये बात आपको याद रखनी है बस, ठीक है। ऐसे ही आपको किस्तें बनानी रहेंगी। अब 3 साल में किस्तें होती तो हम सबको बराबर कर रहे होते, तो यहाँ गुणा हो रहा होता 6 का, यहाँ हो रहा होता 36 का, यहाँ गुणा हो रहा होता 5 का, और यहाँ गुणा हो रहा होता 25 का, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनता। आगे देखते हैं, अगर कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हम लोग इस पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल 2 साल वाला था ये, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर अगला
कह रहा है 100 मीटर और 80 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 51 मीटर प्रति सेकंड और 42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है समय। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये सारे लोगों को पता होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। लेकिन जब दो वस्तुएं गतिमान हो, जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो चाल और दूरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। जैसे जब दो वस्तुएं, दो ऐसी वस्तुएं गतिमान हैं जिनकी अपनी अपनी लंबाई है, जिनकी अपनी अपनी लंबाई है और वो एक दूसरे को पार करती हैं, तो चली गई दूरी दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर होती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो, तो चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जैसे अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है, तो ऐसे में चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, एक्चुअल में व्यक्ति की ऊंचाई होती है, हाइट, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, है ना, प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी, तो पुल की भी अपनी लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की भी अपनी लंबाई होगी, दूसरी ट्रेन की भी अपनी लंबाई होगी। तो ऐसे में चली गई दूरी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर होती है। फिर चाल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो चाल का कॉन्सेप्ट होता है कि दो गतिमान वस्तुएं अगर एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों गतिमान वस्तुएं अगर क्या हो, एक ही दिशा में चलें, जैसे दोनों इधर ही चलें, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो दोनों के चालों के अंतर के बराबर होती है। और अगर दोनों विपरीत दिशा में चलें, या बोल सकते हैं एक दूसरे की ओर चलें, तो ऐसे में उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर हमें बनाना है। तो कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है और एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है, तो दोनों की अपनी अपनी लंबाई है, तो ये दोनों लंबाइयां क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो एक हो गया 100 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन है 80 मीटर की, ठीक है, बटे चाल। चाल कैसे है, कह रहा 51 मीटर प्रति सेकंड और 42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो हो जाएगा 51 माइनस 42, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। बस इसी को हल कर लो। अगर हल करेंगे तो देखो 100 प्लस 80 कितना हो गया, 180 डिवाइड बाई 51 माइनस 42 कितना रहा, तो रहा 9 सेकेंड, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, जो आपकी दूरी है वो मीटर में है और जो समय है वो किस में है, वो सेकंड में है। अगर ये दूरी आपकी कैसे होती, दूरी होती मीटर में और चाल होती किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो हमें उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता। लेकिन ये ऑलरेडी मीटर प्रति सेकंड में है, तो सीधा सीधा कट गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 20 सेकंड। आंसर क्या आ गया, 20 सेकंड। क्या 20 सेकंड ऑप्शन में है, तो ये है, ठीक है, 20 सेकंड, यही हो गया आपका राइट आंसर। यहाँ वाली जगह पर ये बात याद रखना, अगर दूरी आपकी मीटर में है तो चाल आपकी किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में। अगर दूरी आपकी किस में है, मीटर में है, और चाल आपकी किस में हो गई, किलोमीटर प्रति घंटे में हो गई, तो आपको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसमें बदलने वाला कोई काम था नहीं, इसमें ऑलरेडी दूरी भी मीटर में थी और चाल भी हमारी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 480 है, उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम आपको दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि उनका उनका मासा क्या होगा, ठीक है, लासा दिया गया, मासा आपसे पूछा गया। तो देखो अगर संख्याओं का अनुपात दिया जाए, अगर संख्याओं का अनुपात दिया जाए, जैसे संख्या दी गई है, कितनी संख्या दी गई है, संख्या का जो अनुपात है वो 3x और 3 और 4 है, जो अनुपात है वो 3:4 है। तो ऐसे में संख्याएं क्या होंगी, तो आप बताएंगे संख्या 3x और 4x हो जाएंगी, 4x हो जाएंगी, ठीक है, 3x और 4x हो जाएंगी। तो ऐसे में 4x हो जाएंगी। अगर हम इनका निकालें क्या, अगर हम इनका निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 12x, एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। और क्वेश्चन में दिया है कि जो इनका एलसीएम है यानी कि लघुत्तम समापवर्त है वो कितना है, 480 है, कितना है 480। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई, देखो 12 से ये कट गया, 12 चौको 48 यानी कि 40, ठीक है। तो इसका मतलब पहली संख्या अगर संख्या पूछी गई होती तो पहली संख्या क्या होती, 4 3 12 120। दूसरी संख्या क्या होती, अगर पूछी गई होती तो दूसरी संख्या होती 160। इनका आपसे मासा पूछा गया है, तो इनका मासा बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें विभाजित कर सके कितनी होगी, 40। तो इनका मासा क्या होगा, इनका मासा होगा
40 आपसे महत्तम समावर्तक पूछा गया था, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक बात समझिएगा, कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको मासा दिया गया, आपसे कहा गया है किसी भी संख्या का मासा मान लेते हैं, मासा क्या है, मासा हमने मान लिया a है, तो ऐसे में पहली संख्या क्या होगी, ठीक है, पहली संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे पहली संख्या होती है ax, ठीक है, और पूछा जाए ऐसे में दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे दूसरी संख्या होगी ay, जहां पर a और x के जो मान है, सॉरी जो x और y के मान है वो बदलते रहते हैं, वो मासा के गुणज में बदलते रहते हैं। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए बताओ संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, यानी कि लासा क्या होगा, ठीक है, संख्याओं का लासा पा या लासा क्या होगा, तो लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा AXY। अगर पूछा जाए संख्याओं का योग क्या होगा, योग, ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा A इंटू एक्स प्लस वाई। पूछा जाए संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा A इंटू एक्स, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे y, ठीक है। अगर पूछा जाए इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल हो जाएगा a स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, ये लासा मासा के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जब लासा मासा हम लोगों ने अगर विस्तार से पढ़ा तो इसमें बहुत चर्चा होगी हमारी और आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा एक व्यापार मेले में पहले दिन, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, प्रतिशत में आपको बताना है। तो देखो पहले दिन कितने आए थे, पहले दिन आए थे, एक मिनट, पहले दिन आए थे कितने, तो आप बताएंगे पहले दिन आए थे 84,500, ठीक है, फिर चौथे दिन कितने आए हैं, तो आए हैं 16,900, तो इसका मतलब कितने लोग कम होंगे, तो आप बताएंगे 0 0, और ये हो गया 15, 15 में से 9 चला गया, कितना बचा 6, यहाँ हो गया 13, 13 में से 6 चला गया तो कितना बचा 7, तो यहाँ बचा है 7, 7 में से 1 चला गया, कितना बचा, तो बचा हुआ है 6, इतना कमी आ गई। और ये कमी आई कितने पे, आपसे पूछा कितने प्रतिशत लोग कमी हुई, तो प्रतिशत कमी बराबर होती है कमी कितने की आई है, 6,700, सॉरी 67,600 की, आई कितने पर है, तो आप बताएंगे आई है 84,500 पर, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, बस इसी को हल कर लो। अगर हम इसको हल करते हैं तो देखो 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। क्या इसमें कुछ संख्या कर सकती है, तो आप बताएंगे इसमें से कुछ संख्या कर सकती है, तो आप बताएंगे यहाँ 8 पंजे 40 हासिल 4 है ना, 4 छिंग 24, 8 चौको 32, हाँ ठीक है, ये कट जा रहा है कितनी बार में, 80 बार में, तो कुल मिला के कितना आंसर आ गया, तो आप बताएंगे आंसर आ गया 80% की कमी, यानी कि आंसर क्या हो गया 80%, यानी कि डी, ठीक है। एक बात समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है परिवर्तन, ठीक है, थोड़ा और इधर से लिखता हूँ मैं, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है परिवर्तन, है ना, परिवर्तन बटे बटे प्रारंभिक मान, ठीक है, इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है कमी में, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर परिवर्तन को मैंने किससे रिप्लेस किया है, कमी से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा कमी बटे प्रारंभिक मान, ठीक है, प्रारंभिक मान इंटू 100। और अगर मुझे परिवर्तन निकालना होता किसमें, वृद्धि में, तो मैं लिखा होता प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब देखो वृद्धि किससे रिप्लेस हो रहा है, परिवर्तन किससे रिप्लेस हो रहा है, वृद्धि से, तो जहां परिवर्तन लिखा था वहां पर क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, ठीक है, बटे क्या होगा प्रारंभिक मान, ठीक है, प्रारंभिक मान इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू 100। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर निकाल रहे होते किसको, प्रतिशत हानि को, तो हानि की जगह अगर हम परिवर्तन की जगह क्या लिख देते हैं हानि, तो हो जाता प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। अगर हम लोग निकाल रहे होते लाभ, तो लाभ भी ऐसे ही निकलता, कैसे, लाभ को हमने रिप्रेजेंट जो है परिवर्तन को हमने रिप्लेस कर दिया लाभ से, तो हो जाता प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। तो इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, बस हम लोग जरूरत के अनुसार परिवर्तन को उसी शब्द से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको बता रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। किससे दोगुनी है, चौड़ाई से। तो इसमें मानना क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा चौड़ाई। ठीक है, मैंने मान लिया चौड़ाई। चौड़ाई क्या है, मैंने कहा x है, तो ऐसे में लंबाई क्या होगा, कह रहा है चौड़ाई से दोगुना यानी कि 2x। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों ओर की माप, है ना। तो आयत का जो परिमाप या चारों ओर की माप होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई की ये होती है। और क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया, परिमाप दिया गया 48, यानी कि 48 बराबर हो गया 2 इंटू लंबाई क्या दी गई है, तो लंबाई दी गई है आपको 2x, है ना, प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी दी गई है भाई, तो चौड़ाई दी गई है x, बस इसी से आपको निकाल देना है। तो इससे ये हल हो गया, कितनी बार में कट गया, आप बताएंगे 24 बार में, बराबर क्या रहा, तो ये हो गया 3x। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 3 से ये कितनी बार में कट गया, 8 बार में। तो x बराबर क्या आ गया, 8। अगर x बराबर 8 है, हमें क्या बताना, हमें बताना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो चौड़ाई कितनी रही, चौड़ाई रही 8 और लंबाई कितनी रही, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये रहा आपका 16 इंटू 8। 16 इंटू 8, तो देखो केवल इकाई का अंक निकाल लिया करिएगा। तो ये बना 8 छंग 48, इकाई का अंक क्या बना 8। तो या तो 8 इसमें है ना, या तो 8 इसमें है। अब आपको पता होना चाहिए कि 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128, ना कि 288। तो यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 13 हो गए हैं। ये हम लोगों की 15 क्वेश्चंस की सीरीज है। पहले मैंने 20 की स्टार्ट करी थी, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए अब हम लोगों ने उसे बदल के 15 कर दिया है। ठीक है, जिसका ये चौथा क्लास है और हम लोग उसके 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लासा कितना है, उनका लासा 231 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे भाई, आसान है। अभी लोग हमने इस पर चर्चा कर चुके हैं। कैसे चर्चा करी थी, तो आप बताएंगे अनुपात दिया गया है 3:7, है ना। अगर हम इनका 3:7 का अगर हम निकालें लासा, तो हमने कहा था लासा कैसे निकलेगा, तो या तो हम इसके x के गुणिज में लिख दें या ऐसे भी निकाल लेंगे तब भी निकल आएगा। तो मैं x के गुणिज में लिख देता हूँ। अगर इनका लासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 7 × 21 x आ जाएगा। ये दिया गया है इनका लासा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है इनका लासा कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है इनका लासा है 231। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 21 से इसे काट दो। तो देखो 21 से काटोगे, 21 एकन 21 और 21 एकन 21, यानी कि x बराबर क्या आ गया, तो आप बताएंगे x बराबर आ गया 11। आपसे क्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, देखो छोटी संख्या है 3x, जिसका अनुपात छोटा वही संख्या छोटी, और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 11। तो इसका मतलब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 33। अगर पूछा जाता बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती, 77। अगर पूछा जाता दोनों का अंतर क्या होगा, तो आप बताएंगे 3x और 4x का अंतर हो गया, सॉरी 3x और 7x का अंतर हो गया 4, तो उन दोनों का अंतर होता 44। ठीक है, हमसे छोटी संख्या पूछी गई थी, तो राइट आंसर क्या रहा, बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न क्या है, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि हमें 9 और 11 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो कौन सी संख्याएं होती हैं जो 9 और 11 से विभाजित होंगी, तो पहले हम देखेंगे 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। इसमें हमारा मार्कर आना बंद हो गया है किसी कारण से, तो क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे मार्कर से काम चला लेंगे। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होती। और 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे 11 की विभाज्यता के नियम के लिए होता है कि जो सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का कोई गुणिज है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं किसके लिए, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं
11 के लिए या पहले 9 के लिए, चलिए पहले 9 के लिए कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हैं। तो जहां जहां इसमें 9 होता चला जा रहा है उसे हटाते चले जाओ। देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, यानी कि ये भी 9 से विभाजित है। 9 से क्या है भाई, 9 से ये वाली भी विभाजित है, ठीक है। अच्छा इसे अगर हम देखें तो कैसे बनेगा, देखो 8 और 1 9, और 9 यानी कि ये भी 9 से विभाजित है, ठीक है। 9 से ये वाली भी विभाजित है। और अगर हम देखें इस वाले को तो देखो 4 और 5 कितना हो गया, 9, और ये हो गया ये 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये वाली 9 से विभाजित नहीं है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कह रहा है 9 और 11 दोनों से विभाजित हो। तो फिर हमने इस वाली को चेक किया तो 1 और 8 9 हो गया, और फिर उसके बाद में 9 और 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, इनकी 9 से ये वाली भी विभाजित है। तो 9 से तो 3 संख्या विभाजित है, लेकिन उसने कहा कि 9 और 11 दोनों से विभाजित। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप बताएंगे सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, है ना, का योग का अंतर क्या हो, या तो 0 या फिर 11 का कोई गुणज हो। तो देखो पहले विषम स्थानों पर इन वाले को अगर हम जोड़ें तो इन वाले को देखो कितना हो गया, ये हो गया कितना 7 और 2 9, और ये कितना हो गया 10। तो इनका योग बना है 10। ऐसे ही हम इनका योग निकालें, देखो 7 और 2 रहा 9, 9 और 8, 9 और 8 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 17। तो क्या इनका अंतर 0 या फिर 11 का कोई गुणज आया, नहीं आया, यानी कि ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अब हम बी वाली चेक करते हैं। तो बी वाली चेक करो, देखो पहले विषम स्थानों पर 1, उसके बाद हम जोड़ेंगे किसे, 0 को, और उसके बाद हम जोड़ेंगे किसे, 8 को। तो इसका अगर हम योग देखें तो देखो टोटल योग कितना आ गया, तो आप बताएंगे 9 आ गया, ठीक है। अब हम जोड़ते हैं सम स्थानों पर आने वाले अंक को, तो 0, फिर हम जोड़ेंगे किसे, 9 को, और इनका योग कितना आ गया, इनका योग भी 9 आ गया। क्या इनका अंतर 0 है, आप बताएंगे है। तो इसका मतलब यही वो संख्या है जो 11 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। अगर इसमें ये नियम से ना बना होता तो हम बाकी का भी चेक करते, ठीक है। तो दोनों के नियम से चेक करना पड़ेगा, 11 से भी और 9 से भी। तो ये थे आज की श्रृंखला के कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।